आज ये पता चला है कि निमिषा प्रिया की फांसी जो है वो टल गई है, लेकिन दोस्तों कल तक ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। भारत की सरकार लगातार दबाव बना रही थी यमन पर, हूती संगठनों पर दबाव बना रही थी, विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा था, कोई कशिश नहीं छोड़ी जा रही थी। यहां तक कि 14 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन जो चीजें दिख रही थी कल तक, उसमें यही लग रहा था कि आज जो है वो निमिषा प्रिया को 16 तारीख को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन अचानक एक नया मोड़ आता है और दो लोगों की एंट्री होती है। पहला भारत के प्रधानमंत्री या कह लें भारत की सरकार की एंट्री होती है, दूसरा भारत सरकार के साथ साथ मुस्लियार साहब की एंट्री होती है। मुस्लियार साहब इस पूरे केस में बहुत डायनेमिक पर्सन है। मुस्लियार साहब ने जो आज किया है वो बहुत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मुस्लियार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यमन में हूती संगठनों से इस मामले पर बात की और निमिषा प्रिया की फांसी इस मामले में टल गई, आगे बढ़ गई। कौन है मुस्लियार साहब, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो लोग निमिषा प्रिया केस को नहीं जानते हैं, आज मैं एक बार फिर पूरे विस्तार के साथ निमिषा प्रिया केस को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हर भारतीय को यह केस जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय गल्फ कंट्रियों में रहते हैं, वहां पर शरिया कानून है। बहुत सारे भारतीय मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, वहां भी शरिया कानून है। गल्फ कंट्री मुस्लिम, अक्सर मुस्लिम कंट्रियों में शरिया कानून होता है और यह कानून दोस्तों इतना कड़ा होता है जिसका जीता जागता उदाहरण निमिषा प्रिया है। निमिषा प्रिया के साथ जो घटना घटी वो गल्फ कंट्री में रहने वाले तमाम भारतीयों के साथ घट सकती है। इसलिए आपको यह केस जान लेना बहुत जरूरी है कि विदेश में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरह की चीजें नहीं करनी है, क्योंकि शरिया कानून इतना कड़ा होता है कि राष्ट्रपति के साइन करने के बाद भी व्यवस्थाएं बदलती नहीं है। इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी एंट्री हुई है, तो शायद ये मामला थोड़ा टल रहा है, लेकिन साधारणतः ये एंट्री जो होती नहीं है और केस इसी तरह से बदल जाते हैं और लोग जो है ऊपर चले जाते हैं। चलिए पहले मैं आपको मुस्लियार साहब के बारे में बता दूं और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि यमन में निमिषा प्रिया को आखिर किस गलती की सजा दी जा रही थी। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि भारत से लगभग 3300 किलोमीटर दूर अरब सागर को पार करने के बाद एक देश आता है जिसका नाम है यमन, और यमन में यही शरिया कानून है और यही कानून इतना कड़ा है जिसकी सजा निमिषा प्रिया को मिल रही है और 16 जुलाई को उनकी फांसी होनी थी और वो टल गई है, जिसमें एक बड़ा रोल निभा रहे हैं मुस्लियार साहब। इनको मैं पहले बता दूं कि मुस्लियार साहब कौन है। मुस्लियार साहब पूरे दुनिया में एक सम्मानित धार्मिक नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। यमन हो, इराक हो, ईरान हो, चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो, मुस्लियार साहब को हर व्यक्ति सुनता है, समझता है, पढ़ता है। केरल के रहने वाले हैं, इनका नाम है काटापुरम अबू बकर मुसलियार। इनके बारे में चर्चा पूरी दुनिया में हमेशा होती रहती है। इस्लाम को मानने वाले, जो धर्म को मानते हैं, वो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अक्सर धार्मिक सहिष्णुता, महिला शिक्षा, आतंकवाद के विरोध पर हमेशा भाषण देते रहते हैं। केरल में जो भी सौहार्द बनता है, बनाया जाता है, मुसलमानों से अपील करनी होती है, मुस्लियार साहब को सरकार आगे कर देती है कि भाई आप कह देंगे तो लोग मान लेंगे। तो सोचिए जब केरल में लोग इनकी बात मान लेते हैं, भारत में मान लेते हैं, तो ये इतने प्रभावशाली है कि यमन में हूती संगठन भी इनकी बात मान ले रहा है और कह रहा है भाई मुस्लियार साहब कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे इस केस को किया जा सकता है। मुस्लियार साहब ने जो वहां पीड़ित पक्ष है उसको समझाया और बताया। उन्होंने बताया कि इस्लामिक दृष्टिकोण से क्षमा और करुणा की बात की, बताया कि इस्लामिक दृष्टिकोण में क्षमा और करुणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने यमन की जनता और न्यायपालिका को यह समझाने की कोशिश की कि निमिषा का जो कृत्य है वो आत्मरक्षा में था और इंसाफ के साथ दया भी जरूरी है, ये इन्होंने समझाया। इनका एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, ये अक्सर कई बात बोलते रहते हैं कि धर्म अगर इंसाफ सिखाता है तो इंसानियत जो है वो क्षमा सिखाती है। शायद यही लाइन जो है यमन को समझ में आ गई, हूती संगठनों को समझ में आ गई और निमिषा प्रिया केस को जो है उन्होंने आगे बढ़ा दिया और फांसी को टाल दिया। तो मुस्लियार साहब की एंट्री को मैंने बता दिया, सरकार की एंट्री को बता दिया। अब मैं आपको निमिषा प्रिया केस के बारे में समझाता हूं कि क्या है निमिषा प्रिया केस और कल सुप्रीम कोर्ट ने यानी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। निमिषा प्रिया केस को समझाऊंगा, ब्लड मनी क्या है इसको समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़े अपने कान जो है वो खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बारीक एंगल से मैं समझाता हूं और एक एक नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बैठ जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में अगर एक नाम मिस करेंगे तो चीजें जो है वो आपको बदली हुई दिखाई देंगी। दोस्तों ये निमिषा प्रिया है और ये केरल के पलक्कड़ जिले में रहती हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और बचपन से जो है इन्हें नर्स बनने का शौक था। ये नर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी, साथ ही एक ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहती थी जिसमें सेवा भी है और थोड़े पैसे भी हैं, जिससे परिवार का बहुत अच्छा गुजारा चल सके। ये पढ़ाई करती हैं और एक दिन नर्स भी बन जाती हैं। 2008 में जब निमिषा नर्स बनती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है टोनी थॉमस से, नाम याद रखिएगा, एक बार फिर बता दे रहा हूं, टोनी थॉमस से इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तो निमिषा जो है
नर्स चूंकि केरल में बन चुकी रहती है, इसके अलावा भी वो चाहती हैं कि वो अन्य और देशों में जाके नर्स बने और वहां पर यहां से बेहतर सुविधा ले और अच्छे पैसे कमाएं। इसलिए निमिषा जो है अन्य गल्फ कंट्रियों में भी नर्स का जो फॉर्म आता है, जो वैकेंसीज आती है, उसको भरती रहती हैं। इसी बीच उसी वैकेंसी जो वो भरी रहती हैं, उन्हें यमन से ऑफर आता है और यमन के ऑफर को वो देखती हैं और खुश हो जाती हैं, क्योंकि यमन में यहां से अधिक, भारत से अधिक तनख्वाह थी और वो यमन में सोचती हैं कि अब मैं यमन में नौकरी करने जाऊंगी। तो निमिषा इसका पूरा प्लान बना लेती हैं। निमिषा ये बात अपने पति को बताती हैं। निमिषा के पति कहते हैं ऐसा है, टॉनी थॉमस जो निमिषा के पति रहते हैं, वो कहते हैं ऐसा है कि तुम भी चल रही हो तो मैं भी चल ले रहा हूं, और तुम तो नर्स की नौकरी लगी जा रही है, मैं भी वहां कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। तो ये दोनों पति पत्नी जो है वो यमन चले जाते हैं और उसके बाद से वहां पर अपनी हंसती खेलती जिंदगी गुजारने लगते हैं। उनका बच्चा हो जाता है, उनके पति भी जो है वो काम वाम करने लगते हैं। लेकिन अचानक यमन की स्थिति जो है वो बदलने लगती है। यमन में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2014 का समय आ जाता है। ये 2008 से 2014 के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हूती संगठन वहां पर आक्रमण करने लगते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, आपस घर में ही ठीक नहीं चलता है। तो जो ये निमिषा के पति टॉनी थॉमस थे, वो इन सब चीजों को देखते हैं और घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा है निमिषा, अब हम इंडिया चलते हैं और यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। उस समय सरकार भी जो है वो अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर देती है और कहती है कि यमन में जो है स्थितियां ठीक नहीं है, भारत के नागरिक वापस आ जाएं। उसी समय जो है टॉनी थॉमस अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाते हैं और निमिषा प्रिया ये कहती हैं कि मैं यहां नौकरी कर रही हूं, यहां इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं है, मैं नर्स हो चुकी यहां पर काम कर रही हूं, मैं कुछ दिन में यहां सब समेट के इस्तीफा देकर भारत वापस लौट आऊंगी। यही वो स्थिति होती है। लेकिन ये सारी स्थिति होती है, उनका पति यहां आ जाता है, वो वहीं रहती हैं, लेकिन वहां पर जो संगठन, हूती संगठन है, गृह युद्ध है, वो चलता रहता है।